नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में विलियन नाम के चैप्टर का आज ये 5वां लेक्चर है। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर की अभी लाइव क्लास नहीं आ रही है और मैं आपके लिए जो है रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ। लाइव क्लास नहीं देने का ये कारण है साथियों कि जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ या लाइव क्लास लेता हूँ वो एक साधारण मोबाइल से लेता हूँ और इस मोबाइल में जब लाइव क्लास ली जाती है तब एक्सपोज़र होता है वीडियो बार बार। जैसे कि आप पुराने वीडियो देखोगे तो वहाँ पर क्या है कि मैं जैसे मेरा चेहरा इधर जाएगा तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, जैसे मैं इधर आया कि वापस जो है लाइट हो जाएगा, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस होती है। इसके कारण जो है आपकी लाइव क्लास में अभी नहीं ले रहा हूँ। उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा उसके बाद वापस से आपकी लाइव क्लास चालू करूँगा और हो सकेगा तो बीच बीच में वैसे थोड़ा बहुत कम एक्सपोज़र होगा या फिर कभी डायरेक्टर स्लाइड से नहीं बताना हो उस दिन जो है मैं आपको लाइव क्लास ले लूँगा। तो शुरुआत करते हैं। आज 4 लेक्चर हमने पढ़ लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने राउल्ट का नियम समझाया था जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम कई सारी बातें करेंगे। हिमांक में अवनमन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में डिस्कस करेंगे, अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है लेक्चर पूरा देखिएगा और इमेजिनेशन करके अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करें हम अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में। अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? तो आपने परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सारे जो हैं इनको कहते हैं बेटा अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या क्या है याद रखना? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये 4 हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके, अब ये क्या होते हैं? परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सभी चीज़ें जो हैं, आपने कोई विलायक ले रखा है और उस विलायक के अंदर, जैसे यहाँ है, ये है आपका विलायक और विलायक के अंदर आपने डाल दिया विलेय। क्या डाल रखा है? विलेय पदार्थ। उसके अंदर विलेय पदार्थ भी है, विलेय। अब ये क्या बन गया? विलयन बन गया। विलेय प्लस विलायक क्या बन जाएगा? ये विलयन बन जाएगा। ये विलयन बन गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। विलायक और विलेय से क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। अब जो विलेय पदार्थ हैं, विलेय पदार्थ अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कोई विलेय पदार्थ छोटा मालिक्यूल, कोई बड़ा मालिक्यूल, किसी की संरचना कैसी, किसी का संगठन कैसी है। जैसे कि आप इसके अंदर C6H12O6 विलेय पदार्थ मतलब ग्लूकोज डाल रहे हो इसके अंदर, है ना, या फिर इसके अंदर सुक्रोज डाल रहे हो C12H22O11 विलेय पदार्थ के रूप में, या फिर आप इसके अंदर जो डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो आप? इसके अंदर NaCl डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो। तो अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर ग्लूकोज डाल रहे हो या नमक डाल रहे हो, ग्लूकोज, नमक, सुक्रोज, क्या डाल रहे हो आप इसके अंदर? तीनों की आप देखोगे, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग दिख रहा है। मेरी बात आपको, अब ये जो परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको बड़ा हो या छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपके घर पे किसी को आपको काम पे बुलाया है, किसी का वजन 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरा काम चाहिए, इतने मजदूर लगेंगे तो लगेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी भले 10 साल का बच्चा हो, वो खेत में काम कर रहा है तो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके बराबर काम करेगा, वो उतनी भरपाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये जो नमक का संरचना या संगठन क्या है, ग्लूकोज की संरचना या संगठन क्या है, सुक्रोज की संरचना या संगठन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म उनकी संख्या के ऊपर। मतलब यदि 10 NaCl है और 10 ग्लूकोज अणु है और 10 सुक्रोज के अणु है तो बराबर तीनों को, सबको बराबर ही काम दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब इनकी संरचना संगठन से कोई मतलब नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका कम है, इसका और कम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं देशी भाषा में, कि ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? डिपेंड करेंगे अणुओं की संख्या के ऊपर। जितने ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी उसी आधार पर ये जो गुण हैं प्रभावित होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो बेटा अणुसंख्यक गुणधर्म जो है विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित जो भी आयतन है उसमें उपस्थित विलेय के पार्टिकल, विलेय के कण अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों क्या है, कण क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये गुण विलेय की ध्यान से रखना, ये गुण विलेय की रासायनिक संरचना मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करेंगे, रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, कितना बड़ा छोटा मॉलिक्यूल इस पर निर्भर नहीं करेंगे, बल्कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे कुछ गुण ये हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन और विलयन का परासरण दाब। क्लियर है। देखिए डेफिनेशन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, संख्या के ऊपर डिपेंड करेंगे। इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कण क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये गुण विलेय की रासायनिक संरचना या संगठन पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुण वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और विलयन का परासरण दाब, ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। ओके। सिर्फ हिमांक की बात करेंगे तो सिर्फ हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये चीज़ ध्यान रखने की। सिर्फ क्वथनांक की बात करेंगे तो सिर्फ क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है। सिर्फ वाष्प दाब की बात करेंगे तो वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है इनमें और कौन सा नहीं है। ओके, तो मेरी बात आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन है आपका अगला हाजिर है, वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब में अवनमन को समझाइए। ठीक है, वाष्प दाब क्या है और वाष्प दाब में अवनमन को समझाइए। देखो साथियों, आप किसी पात्र में ले रहे हो जल वगैरह जो भी लिया है आपने, और उसको क्या करा, गर्म करना चालू किया। ठीक है, उसको क्या किया, विलायक है, अभी सिर्फ इसमें जल है और जल अकेला है तो वो क्या है, विलायक ही, इसमें कोई विलेय पदार्थ अपनों ने नहीं ले रखा है, अभी ये विलायक है। इमेजिनेशन करना, अब जल जो है एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलता है। हर एक द्रव की जो नेचर में पाए जाते हैं उनकी हर एक की खासियत अलग अलग होती है, हर एक का बेटा क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे मेथेनॉल 65 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा, एथिल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा, ये भाई साहब जल भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहे हैं। तो हर एक द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, उसके आधार पर उनको सेपरेट भी किया जा सकता है, उनकी पहचान भी की जा सकती है कि इसका क्वथनांक इतना है, इसका गलनांक इतना है। तो यहाँ पर ये जो जल जो है, जल यहाँ पर विलायक के रूप में ले रखा है। एक निश्चित ताप पर किसी द्रव के ऊपर अब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करना चालू किया तो यहाँ पर अवेलेबल आएगी, क्या आएगी, वाष्प। यहाँ पर वाष्प इकट्ठी हो रही है और वाष्प इसकी सतह पर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो निश्चित ताप पर किसी द्रव के साथ, है ना, द्रव के पृष्ठ के ऊपर, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ, यहाँ पर साम्यावस्था है, किसके बीच साम्यावस्था है बेटा, यहाँ पर साम्यावस्था है। किनके बीच साम्यावस्था है, यहाँ पर साम्यावस्था है, वाष्प और द्रव के बीच साम्यावस्था। किसके बीच, द्रव और वाष्प के बीच क्या है, यहाँ पर साम्यावस्था है। इस जगह पर निश्चित ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर, द्रव कहाँ पे, यहाँ पर निश्चित ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन याद हो गई मेरे प्यारे बच्चों को। क्या लिखा, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर
द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है? वाष्प दाब की डेफिनेशन याद हो गई, ये लिख रखी है डेफिनेशन, और इसको रीडिंग कर लेते हैं कि निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जय हो। ये तो बात समझ में आ गई अपने को, वाष्प दाब क्या होता है। अब वाष्प दाब अवनमन की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब पहले यहाँ पर आपका जो है क्या दे रखा है, यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ। अभी आपको जो दे रखा है विलायक दे रखा था, अब अपनों ने क्या करामात कर दी, इस विलायक के अंदर जो विलायक था, जो जल था, पहले तो सिर्फ जल था, अब जल के साथ में अपनों ने नमक भी मिला दिया। क्या मिला दिया? थोड़ा सा नमक मिला दिया इसके अंदर, विलेय पदार्थ, ये विलेय पदार्थ हो गया। पहले क्या था, सिर्फ अपने पास ये विलायक था, जल था, अब अपनों ने इसके अंदर नमक मिला दिया। मेरी बात समझना आप, इसके अंदर भाई साहब अपनों ने नमक मिला दिया। तो पहले जो जल का क्वथनांक था क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस था, अब विलयन बन गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, जल और नमक मिलकर क्या बना दिया, विलयन बन गया। और इसमें कितनी मात्रा में डालेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका क्वथनांक जो है वो क्वथनांक क्या हो जाएगा, 100 से एबव हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके अंदर अपनों ने क्या डाल दिया, इसके अंदर अपनों ने नमक डाल दिया। अब नमक डालने के कारण ये जो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ। तो नमक के जो पार्टिकल हैं वो नमक के पार्टिकल वो भी कहाँ पर, सतह पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मतलब अंदर भी वितरित है और सतह पर भी वितरित है। तो पहले जो वाष्प बन रही थी सिर्फ किसकी बन रही थी बेटा, पहले वाष्प किसकी बन रही थी, जल की बन रही थी। अभी भी वाष्प तो जल की बनेगी, लेकिन जल के आड़े आ रहे हैं। पहले दौड़ लगा रहे थे डायरेक्ट वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलने के लिए, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन बीच में बैरियर आ गया तो उसको घूम के जाना पड़ रहा है। बीच में कौन आ गया, बीच में नमक विलेय पदार्थ के अणु जो अवाष्पशील है। अब उसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसके वाष्प दाब, जो पहले जो वाष्प इस पर दबाव डाल रहे थे, अब वाष्प कम बन रही है, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी बेटा, वाष्प दाब में कमी पैदा हो जाएगी। जो पहले जो वाष्प थी इसमें वाष्प ज़्यादा है और इसमें वाष्प क्या होगी, कम बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जल के पार्टिकल जो हैं उनका वाष्पन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इस वाष्प दाब में होने वाली कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। याद हो गया। और इससे क्या होगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वाष्प दाब में कमी हो रही है तो क्वथनांक में क्या हो रहा, बढ़ोतरी हो रही है। 100 की जगह 101 डिग्री, मतलब क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जैसे नमक के अंदर अपनों ने अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या डाला बेटा, सॉरी, जल के अंदर अपनों ने अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, तो वाष्प दाब में कमी हो जाएगी और क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, ये होता है। तो क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब का अवनमन किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण, अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या डाला अपनों ने, नमक, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण विलयन के वाष्प दाब में जो कमी अथवा अवनमन होता है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्लियर। किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण विलयन के वाष्प दाब में जो कमी अथवा अवनमन होता है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। विलेय पदार्थ अवाष्पशील है, इसलिए विलयन के ऊपर जो वाष्प होती हैं, विलयन के ऊपर जो वाष्प होती है वह केवल किसकी होती है, शुद्ध विलायक की। विलेय पार्टिकल तो आ जाएंगे नहीं यहाँ पर, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब होती है, वह केवल शुद्ध विलायक की होती है। विलयन में शुद्ध विलायक की तुलना में विलायक के अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। विलयन में शुद्ध विलायक है ना, विलयन में क्या लिखा हुआ है, विलयन में शुद्ध विलायक की तुलना में विलायक के अणुओं की संख्या में क्या हो जाती, कमी। इसमें कमी हो रही है।
विलयन में शुद्ध विलायक के अणुओं की संख्या की तुलना में, इसमें जो है विलायक के अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसमें टोटल विलायक की पार्टिकल है, इसमें विलायक के साथ में क्या है, विलेय भी है। मेरी बात समझ रहे हो ना। ये तो विलयन में शुद्ध विलायक की तुलना में विलायक के अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, अतः वाष्पीकृत अणुओं की संख्या में भी कमी हो जाती है। इसलिए वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अतः इससे वाष्प दाब में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाती है। ठीक है, मेरी बात आप समझे, क्लियर है कि विलयन में शुद्ध विलायक की तुलना में विलायक के अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, अतः वाष्पीकृत अणुओं की संख्या में भी कमी आ जाती है, अतः इससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है। मेरे हिसाब से तो आपको विथ स्लाइड पढ़ाया जा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। नोट्स बनाते जाइएगा साथ के साथ में, और क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा अगर मोबाइल में थोड़ी दिखने में दिक्कत आए तो। ठीक है, अगर जो है अपन इसको थोड़ा और अगर बैकग्राउंड कलर अगर ये करें तो कैसा दिख रहा है, अच्छा थोड़ा और क्लियरिटी अच्छी दिख रही है मेरे हिसाब से। वाइट कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड कलर, अच्छा रहेगा ये कलर बिल्कुल। चलिए, ये दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब के अवनमन को समझाइए। ओके, इसको भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर भाई साहब इको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करें आगे। भैया हमने राउल्ट का नियम पढ़ लिया था, अच्छी तरह समझ लिया था कल वाले लेक्चर में, तो राउल्ट के नियम के बारे में आज चर्चा नहीं करूंगा मैं। अब हम बात करेंगे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, इन दो क्वेश्चन के बारे में और बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। एक तो क्या है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और एक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। इन दो क्वेश्चन के बारे में और अच्छी तरह से चर्चा करने जा रहे हैं हम। चलो मेरी बात समझना आप, इसको थोड़ा वाइटनेस बढ़ा देते हैं इसकी। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये श्योर कर देता हूँ कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों ही मोललता के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं, मोललता। मोललता हमने पहले पढ़ चुके हैं। मोललता 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। किसको कहते हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी बात डिस्कस हो रही है कि किसे कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, समझाइए बेटा। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने बात करी थी। क्या बात करी थी, मेरी बात समझना आप। एक तो ये ले रखा है विलायक, ये है विलायक, ओके, और इसमें अपनों ने विलयन कर दिया। क्या कर दिया, विलयन। विलयन मतलब इसके अंदर विलेय और विलायक दोनों हैं। विलयन मतलब इसके अंदर विलेय भी है आपका और विलायक भी हैं, दोनों हैं। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, क्या कह दिया बेटा, विलयन कह दिया। विलयन के अंदर विलेय और विलायक दोनों हैं। होगा क्या बेटा, अगर अपन इसको एक ग्राफ के थ्रू समझे, किसके थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको समझे तो क्या होता है, जैसे कि मैं इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तापमान और वाष्प दाब के बीच में। तापमान और वाष्प दाब, तापमान और वाष्प दाब के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तापमान और वाष्प दाब के बीच में अपन ग्राफ को प्लॉट किया।
यहाँ पर आपका T1 टेम्परेचर, वही कलर आ गया क्या, यहाँ पर आपका T1 टेम्परेचर, इस जगह आपको मिल रहा है T2 टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, T2 टेम्परेचर, और यहाँ पर बेटा जी मिल रहा है आपको T3 टेम्परेचर, T3, T1 T2 T3। यहाँ पर इसके सापेक्ष अगर दाब की बात करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि किसी क्लियर समझना, बहुत मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। यहाँ पर आपके पास है विलियन, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको कोई भी इस तरीके से सरल तरीके से नहीं समझाएगा। ये है आपका विलियन, और विलियन के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, विलियन के अंदर आपके पास विलेय और विलायक दोनों हैं, ये आपको मालूम है, विलेय भी है और विलायक भी है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये विलियन है और ये है आपके पास विलायक, इसके अंदर सिर्फ विलायक ले रखा है। विलायक के अंदर क्या मिलाया आप लोगों ने, विलेय पदार्थ मिला दिया है ना, विलेय पदार्थ मिला दिया, विलेय पदार्थ मिला दिया, तो वो क्या हो गया, विलियन हो गया। होगा क्या, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर विलायक का जो क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो विलियन का क्या हो जाएगा, अगर जितनी मात्रा में डाल रहे हैं अपन, नमक शुगर और जो भी डाल रहे हैं, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माना कि इसका कितना है, 101 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वथनांक में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, क्वथनांक में क्या हो रहा, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपके सामने यदि ये जो है ग्राफ प्लॉट किया जाए, वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, इसका क्वथनांक बढ़ गया है ना, इसका वाष्प दाब अधिक, विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक, ये भी चीज नोट कर लीजिए। और विलियन का जो वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब कमी होगी, वाष्प दाब में कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि विलेय पदार्थ के पार्टिकल उसकी सतह पर आकर ये बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करें कि जैसे कि ये जो है प्लॉट किया अपनों ने ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर इस जगह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वथनांक में उन्नयन होगा वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होगा बेटा, कम होगा, वाष्प दाब में क्या होगी बेटा, कमी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन एक ग्राफ खींचे, एक ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो क्या होगा, ये जो दो ग्राफ दो कर्व खींचेंगे अपन यहाँ पर, एक कर्व तो ये कर्व बेटा, ये जो कर्व है, ये कर्व किसके लिए, विलियन के लिए। किसके लिए खींचा मैंने, विलियन के लिए। और एक कर्व और खींचते अपन, एक तो ये और यहाँ पर ये कर्व जो खींच रहा हूँ, ये मैं खींच रहा हूँ विलायक के लिए, विलायक के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे जैसे क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, जैसे जैसे क्वथनांक क्या हो, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, T3 टेम्परेचर है, मतलब वाष्प दाब में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। यहाँ पर आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में आपने क्या डाल दिया बेटा, शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक में आपने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला। एक ही साइड से अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बार और ध्यान से सुनना, आपका विलायक माना कि उसका वाष्प दाब ये है, विलायक का वाष्प दाब ये है, विलायक का वाष्प दाब ये है, क्वथनांक ये है, विलायक का वाष्प दाब ये है, क्वथनांक ये है। ओके, विलायक का वाष्प दाब ये है, क्वथनांक यहाँ पे मिल रहा है आपको। अब क्या कर रहे हैं आप कि उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर क्या हो जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा बेटा, क्वथनांक जो है, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और ये जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस इधर की तरफ चल रहे तो क्या हो रहा, कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा, कम। P1 और P2 दो चीज़ें दे रखी है, P2 प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, P1 क्या है, कम है। यहाँ पर T1 T2 T3 P1 P2। ओके, आपका इस जगह कोई विलायक है, उस विलायक का क्वथनांक इतना है और प्रेशर इतना है। अब आपने क्या है उसके अंदर क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, अब वो क्या बन गया, विलियन। तो ये वाला कर्व किसके लिए, विलियन के लिए। तो विलियन की कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, टेम्परेचर यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। उसमें और आपने मिला दिया, जैसे यहाँ पर आपका विलायक है, उसमें आपने मिलाया, क्या मिलाया भैया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, तो क्वथनांक में क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई, और वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। ऊपर की तरफ चल रहे तो वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऊपर की तरफ चल रहे वाष्प दाब में कमी हो रही है, इधर से इधर की तरफ चल रहे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। सिर्फ अपनों ने विलियन और विलायक के बीच में ग्राफ खींचा, इमेजिनेशन किया कि कहाँ से किधर से किधर की ओर टेम्परेचर बढ़ रहा है, किधर से किधर की ओर प्रेशर जो है बढ़ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या लिख रखा है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक क्या है समझाइए। तो वही बातें लिखी हुई है। क्या बात कर रहे हैं, एक तो शुद्ध विलायक है, यहाँ पर आपका शुद्ध विलायक है और ये विलियन है। शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया, शुद्ध विलायक समझाइए, है ना। शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलियन उच्च ताप पर उबलता है, ये तो मालूम है अपने को। शुद्ध विलायक जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, तो विलियन जो है उसके अंदर कुछ डाल दिया अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो वो क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा, 101 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलियन उच्च ताप पर उबलता है। विलेय को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली कमी, विलेय को विलायक में घोलने से, विलेय को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, है ना, उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। विलेय को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और यदि किसी विलायक में, है ना, किसी विलायक में कोई जो क्या कहते हैं, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाए तो उसके क्वथनांक में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। विलेय को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी, किससे, डेल टीबी, ये लिखा हुआ है डेल टीबी, डेल टीबी, इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये, क्वथनांक में उन्नयन, डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक में वृद्धि विलायक की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या अर्थात मोललता के समानुपाती होती है। क्वथनांक में वृद्धि, क्या लिखा है, क्वथनांक में वृद्धि मतलब क्वथनांक में उन्नयन, विलायक के किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या अर्थात मोललता के समानुपाती होती है। तो डेल टीबी प्रोपोर्शनली क्या लिखेंगे अपन, एम। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो लिखेंगे अपन डेल टीबी बराबर के बी एम। और के बी को क्या कहते हैं, के बी है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। के बी क्या है यहाँ पर, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। क्लियर, चलिए तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब इसमें जो सारी चीज़ें अपनों ने देखी, क्या लिखा आगे, यहाँ पर मोललता एम बराबर क्या लिखे अपनों ने, ये लिखा डेल टी बी प्रोपोर्शनली क्या लिखा, एम। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, या डेल टी बी बराबर के बी एम, ये लिखा ना, के बी एम। आ जा रहा भाई, कहाँ पे गायब हो गया ये। चलिए तो यहाँ पर m बराबर 1 kg, m बराबर क्या लिखा अपनों ने, 1 kg, सॉरी m बराबर नहीं, यहाँ पर m 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। m क्या है, मोललता क्या है, m मतलब मोललता, सॉरी m क्या है, मोललता, m क्या है, मोललता। तो m मतलब मोललता, मोललता की डेफिनेशन क्या है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। 1000 ग्राम कहो या 1 kg कहो, है ना। 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 kg। तो यहाँ पर
कि m 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। वो क्यों बात, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, मोललता कहते हैं। तो m क्या है, 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। तथा kb क्या है, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो kb लिख दिया। तथा kb समानुपातिक स्थिरांक है जिसे विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या केवल मोलल उन्नयन स्थिरांक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, यदि m बराबर मतलब मोललता आपकी 1 आ जाए, कोई पदार्थ लिया है उसकी मोललता क्या आ जाए, 1 आ जाए, m बराबर 1 आ जाए, तो यदि m बराबर आपके 1 मिले तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डेल TB बराबर KB लिख दोगे। डेल TB बराबर क्या लिख दोगे आप, KB लिख दोगे। समझ में आ रहा ना, डेल TB बराबर KB। m बराबर 1 तो डेल TB बराबर क्या हो जाएगा, KB। यदि m बराबर 1 अर्थात 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है तब डेल TB बराबर क्या हो जाएगा, KB बराबर क्या हो जाएगा, डेल TB या डेल TB बराबर KB। अतः मोलल विलयन 1 मोल विलेय, मोलल विलयन किसे कहेंगे, 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में, है ना, 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, वो मोलल विलयन हो जाएगा। अतः मोलल विलयन 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चूंकि क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होगा, मतलब जितना ज़्यादा आप विलेय डालोगे, क्यों हो रहा है इसका, जितना ज़्यादा आप विलेय पदार्थ डालोगे विलायक के अंदर, जितना ज़्यादा आप विलेय पदार्थ डालोगे विलायक के अंदर, मोललता उतनी ही मतलब क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। चूंकि क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, इसलिए यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर है, क्या लिखा, चूंकि क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, इसलिए यह एक क्या हो गया, अणुसंख्यक गुणधर्म प्रूव हो गया कि ये जो है क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्या, क्वथनांक में उन्नयन। क्या हो गया, ये बात हो गई अपनों ने क्वथनांक में उन्नयन की। अब हम बात करें हिमांक में अवनमन की। किसकी बात करेंगे, हिमांक में अवनमन की बात करेंगे। हिमांक में अवनमन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके सामने हाजिर है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, समझाइए। किसी विलेय के आणविक द्रव्यमान और हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। किसी विलेय के आणविक द्रव्यमान और हिमांक में अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आगे एक तरह से ये भी क्वेश्चन आ गया। या जैसे कि अभी अपनों ने इसमें भी क्वथनांक में उन्नयन, है ना, क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन बने तो भी लिख सकते हो। क्वथनांक में उन्नयन व विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध। अगर ये उसमें छूट गया था, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना, आपको ये रिलेशन कैसे बताना। ये रिलेशन आप आसानी से बता सकते हो। अपनों ने क्या लिखा था, डेल TB प्रोपोर्शनली क्या लिखा था, m, या डेल TB बराबर क्या लिखा था, KBM, ये लिखा अपनों ने जस्ट पहले अपनों ने, मैं समझा चुका हूँ ये चीज़। या मोललता m बराबर क्या लिख सकते हैं, अपनों ने जो मोललता के बारे में बात करी थी उस टाइम पे क्या बात करी थी, विलेय का भार, है ना, विलेय का भार। यदि विलेय का भार एक है विलायक का भार, यदि विलायक का भार को मैं WB से रिप्रेजेंट करूं और विलेय का भार को मैं इसके WA से रिप्रेजेंट करूं और इसको WB से रिप्रेजेंट कर लूँ, चलो WB से रिप्रेजेंट कर लूँ, ओके। और विलेय का अणुभार
विलेय का अणुभार, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूँ MB से रिप्रेजेंट कर लूँ। तो जो फार्मूला था वो क्या था, मोललता का ये फार्मूला था कि WB मतलब विलेय का भार गुणित 1000 बटे MB इंटू WB। तो ये वाला जो टोटल जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू इस M की जगह रख दो बस। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, डेल TB बराबर KB इंटू WB गुणित 1000 बटे MB गुणित WB। अब ये जो विलेय का अणुभार क्या है, ये वाला विलेय का अणुभार, इसको इधर ले जाऊं तो MB बराबर KB गुणित WB गुणित 1000 बटे डेल TB गुणित WB। इस फार्मूले की सहायता से किसी विलेय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के अणुभार में ये रिलेशन है। इसी तरीके से आपको इसको शो करना है कि हिमांक में अवनमन क्या लिखा हुआ है, किसी विलेय के आणविक द्रव्यमान और हिमांक में अवनमन में क्या संबंध है, वो भी इसी तरह से आपको बताना पड़ेगा आगे। इससे रिलेटेड भी मैं करवा दूंगा आपको। तो ये तो वो उसमें छूट गया था, ये उसमें ये सब लिख लेना, ये वाली चीज़ और लिख लेना उसमें कि क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के अणुभार में संबंध बताइए। तो ये चीज़ है, ठीक है, ओके, मेरी बात आपको समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। हिमांक में अवनमन, जैसे अपन ने क्वथनांक में उन्नयन देखा वैसे अपन देख रहे हैं अपन हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन में क्या होता है भैया कि जब कोई किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, वो की वही चर्चा वापस आगे बढ़ रही है। हमने किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, ये आपका विलायक था, विलायक। अब ये तो विलायक है और ये है लिए अपनों ने विलयन, ठीक है, ये है विलयन। विलयन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर विलेय के पार्टिकल भी हैं, कुछ विलेय के पार्टिकल भी हैं, विलेय भी है इसके अंदर और प्लस विलायक भी है। इसको क्या कह रहे हैं अपन, विलयन। बहुत नॉर्मल लेवल में आपको जाके मैं समझा रहा हूँ। आपने आइसक्रीम खाई होगी, मटका कुल्फ़ी खाई होगी, तो क्या उस बर्फ़ में, बर्फ़ के अंदर बर्फ़ भरा रहता है, बर्फ़ के अंदर जो कुल्फ़ी का डिब्बा रहता है उसको उसके मटके के अंदर डाल दिया जाता है और थोड़ी देर टाइम बाद क्या है कि वो जो है कुल्फ़ी क्या हो जाती है, जम जाती है, ठीक है, जम जाती है। अब उस बर्फ़ में आपने कभी ये सोचा है कि उसके अंदर एक चीज़ डाली जाती है, क्या डाली जाती है, उसके अंदर नमक डाला जाता है, नमक, उस बर्फ़ में क्या नमक डाला जाता है। तो अगर मैं बर्फ़ की बात करूं तो बर्फ़ का तो क्वथनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है बर्फ़ का, और आपने -15 डिग्री सेल्सियस मतलब माइनस में लेकर टेम्परेचर, बहुत बढ़िया बात है। तो उसके अंदर क्या है, बर्फ़ प्लस नमक। तो हिमांक में क्या हो गई, बर्फ़ पहले जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, अब वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनेगा, नमक डाल दिया तो माइनस में जाके ये हो जाएगा। तो जैसे आपने बर्फ़ में नमक डाला वो टेम्परेचर कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। क्योंकि यदि आपके पास जो है सिर्फ बर्फ़ है तो बर्फ़ में तो कुल्फ़ी जमेगी नहीं, बर्फ़ में कैसे डालेंगे, जब लिक्विड बनेगा ठंडा बनेगा, अच्छा, तो वो जो पानी रहता है ना उसका टेम्परेचर बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है, वो जो पानी बनाया वो, क्योंकि बर्फ़ के अंदर नमक डाला, हिलाते गए उसको, और उसका टेम्परेचर कहाँ पे लेके चले गए अपन, -15 तक लेके चले गए और नीचे तक चले गए। तो ये होता है उसके अंदर जो है ये डाल देते। तो ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हिमांक जिस डिग्री पर, मतलब जो बर्फ़ जिस टेम्परेचर पर जमना चाहिए, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, आपने उस मतलब पानी इतने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, हिम हो रहा है, जम रहा है, उसमें अपनों ने क्या डाला, अवाष्पशील विलेय पदार्थ नमक डाल दिया। नमक डालने पर उसके हिमांक में क्या हो गई, कमी आ गई, माइनस में चला गया भैया। वो उतने जितने डिग्री टेम्परेचर पर जमना चाहिए उस टेम्परेचर पर जम नहीं रहा है, कहाँ पे जम रहा है, माइनस में जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। तो वो की वही बात लिख रही है
कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, गिर जाता है। वाष्प दाब तो गिर ही रहा है, वो तो मालूम है ही, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते तो वाष्प दाब गिर जाता है। विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा कम होता है। विलयन का हिमांक, इसका हिमांक कितना है, कम है, माना इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या हो जाएगा माइनस में चला गया, -15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा कम होता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, ये तो काट देना। किसी विलयन में विलायक के हिमांक में कमी उसमें घुले हुए विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होती है। किसी विलयन में विलायक के हिमांक में कमी उसमें घुले हुए विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होती है। या ये कह सकते हैं कि ये जो डेल टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल टी एफ। डेल टी बी क्या था, क्वथनांक में उन्नयन। डेल टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है किसके, मोललता के। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी एफ बराबर के एफ एम। डेल टी एफ बराबर क्या लिख दिया मैंने, के एफ एम। के एफ क्या है, वहाँ पर था के बी और यहाँ पर आया के एफ। के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और के बी क्या था, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, समझ में आया ना। ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है और के बी बराबर क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये होता है। अब इसके जो अपन ग्राफ प्लॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ग्राफ को देख लेते थोड़ा सा। ये ग्राफ प्लॉट किया अपनों ने, वही किसके बीच, वाष्प दाब और किसके बीच, तापमान के बीच, टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अपनों ने किया P1 और ये P2, P1 P2। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में अपनों ने ग्राफ प्लॉट किया, P1 P2 लिखा हुआ है। P1 कम है, P2 ज़्यादा है, ये समझ लेना आप तो। और इधर क्या है, T1 और ये लिखा मैंने T2। ओके, T1 और T2 लिख रखा। हम ग्राफ खींचते हैं। ये ये वाला जो ग्राफ प्लॉट किया, ये वाला मैंने मिलियन के लिए किया, और ये वाली जो बात करी, ये करी अपनों ने विलायक के लिए। ध्यान से सुनना, विलायक के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका विलायक है, ठीक है, विलायक है। उस विलायक में आपने क्या किया बेटा, उस विलायक में क्या किया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने के कारण क्या हो जाएगा, उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने के कारण क्या बन जाएगा, विलयन जैसे बना, तो उसका जो क्वथनांक होगा, उसके जो है, जैसे उसने आपने जो ये डाला, क्या डाला, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वाष्प दाब में क्या हो रही बेटा, कमी हो रही, सॉरी, वाष्प दाब में यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। और कमी होने के साथ साथ उसका टेम्परेचर जो है, पहले जो जिस टेम्परेचर पर था वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्वथनांक में जो वो जो उसका जो होगा, हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी, हिमांक में क्या हो जाएगी, मतलब हिमांक में कमी हो जाएगी। पहले आपका जो यहाँ पर इसको मान लो आप 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला क्या मान लो, ये मान लो आप 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर क्या मान लो, T1 क्या मान लो, -15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कहाँ पर आ गए अपन, माइनस की तरफ चल रहे हैं।
कहाँ पर चल रहे हैं अपन, माइनस की तरफ चल रहे हैं। आपके पास विलायक था तो कितना था, विलायक था उस कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था थी। अब जैसे ही आपने जो है उसके अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो वो जो उसके हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं अपन, हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। मतलब वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, वाष्प दाब में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, देखिए जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तब उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वाष्प दाब गिर जाता है। विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा कम होता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। किसी विलयन में विलायक के हिमांक में कमी उसमें घुले हुए विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होती है। आगे बढ़े, अभी जस्ट अपने बात करी कि डेल टी एफ प्रोपोर्शनली क्या बात करी, एम मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर डेल टी एफ बराबर के एफ एम ये बात करी। ठीक है, तो यहाँ पर जो के एफ है, ये जो के एफ दिख रहा है, के एफ क्या है, यहाँ एक स्थिरांक है जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्रायोस्कोपिक उतना स्थिरांक किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को ही क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। यह हिमांक में वह अवनमन है जो 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। ठीक है, जो 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। चूँकि हिमांक में अवनमन विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, हिमांक में अवनमन विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो डेल टी एफ समानुपाती क्या लिखा है, इसलिए यहाँ भी क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म में प्रूव हो गया। ठीक है, और इसमें भी अपन वही बात लिख सकते हैं कि यदि m बराबर 1 होगा तो डेल टी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, के एफ। डेल टी एफ बराबर के एफ। यदि मोललता 1 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मोलल क्वथनांक हिमांक में अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। मतलब वर्ड भी याद करने साथ के साथ में कितना बेहतरीन तरीके से याद करने पड़ेंगे। क्वथनांक उन्नयन के समान विलेय के आणविक द्रव्यमान, क्वथनांक उन्नयन के समान विलेय के आणविक द्रव्यमान और हिमांक में अवनमन में संबंध स्थापित करना अपने को। तो संबंध स्थापित करना तो अपनों ने जस्ट बात करी थी अभी। अपनों ने क्या लिखा था, अपनों ने डेल टी एफ बराबर प्रोपोर्शनली क्या लिखा, अपनों ने एम लिखा, या डेल टी एफ बराबर क्या लिखा, के एफ एम। तो मोललता बराबर एम बराबर क्या लिखा, डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए। ये होता है एम बराबर। इस एम के बराबर क्या है, एम के बराबर आपको ये चीज़ मिल रही है, एम के बराबर। मोललता की जब डेफिनेशन लिखते ना, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित 1000, और ये विलायक का भार है डब्ल्यू ए। तो इस एम की जगह ये वैल्यू पुट करना है। तो ये लिखूं डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम बी विलेय का अणुभार है ना, गुणित डब्ल्यू ए विलायक का भार है ये। तो एम विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए एम बी इधर लिख दिया, और के एफ गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे डेल टी एफ इधर लिख दूँगा, डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। मेरी बात आपको समझ में आएगी। ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये वाला फार्मूला यहाँ पर, वहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है, यहाँ पे आपको प्रूव करके बता दिया मैंने। ठीक है, तो विलेय का विलेय का आणविक द्रव्यमान ये वाला फार्मूला है, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए गुणित 1000 बटे डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। जबकि के एफ मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ये जो के एफ है उसको क्या कहते हैं, के एफ है, इसको क्या कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान, एम बी विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें। तो साथियों, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का लेक्चर लिया और आपको जो है सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी बिल्कुल अच्छी तरह से। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको एक बार आप जो है
अच्छा सा रीडिंग कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, निश्चित आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वही एक्सपोजर की प्रॉब्लम के कारण मैं अभी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अगर मैं लाइव क्लास लूँगा तो ये जैसे ही मैं चेहरा हिलाऊंगा एक्सपोज होगा ये जो इमेज है ये, और एक्सपोज होने के कारण आपको दिक्कत आएगी। बाद में जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइएगा और पढ़ाई जारी कर दीजिए। ओके, सभी को थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।